Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is the metaphysical poets by T.S. Eliot या फिर T.S. Eliot views on metaphysical poets. अब T.S. Eliot जो है ना, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेटाफिजिकल पोइट्स के बारे में. मेटाफिजिकल का वर्ड आपको याद होगा, एक बार पहले भी हम पार्ट 1 में क्लासिकल पोइट्री में जॉन डन में पढ़ चुके हैं. तब हमने एक जॉन डन का एज अ मेटाफिजिकल पोइट वाला क्वेश्चन किया था कि जॉन डन जो है वो उसे मेटाफिजिकल पोइट कहा जाता है, क्योंकि मेटाफिजिकल कहते हैं कि जो कि बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो है बात करता है. तो इसमें के बारे में जो है ना T.S. Eliot का क्या कहना है वो आज हम इसमें स्टडी करेंगे. इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट इसके टर्म्स हैं दो, जो कि T.S. Eliot ने अपने इस ऐसे जो में इंट्रोड्यूस करवाई थी द मेटाफिजिकल पोइट्स में. और ये जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो दो हैं. एक जो है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है और दूसरा डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है. तो आपको ये क्वेश्चन जो है एज अ मेटाफिजिकल पोइट भी पूछा जा सकते हैं, या फिर यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी पे भी आपसे नोट्स मांगा जा सकता है, या फिर आपसे ये बोला जा सकता है कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी के बारे में आप क्या जानते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. Eliot says essay The Metaphysical Poets was first published as a review of J.G. Gorison's edition of Metaphysical Lyrics and the poem of 17th century. कि जॉन डन T.S. Eliot ने ये जो मेटाफिजिकल पोइट्स अपना ऐसे है ना, ये जो इसका था 17th सेंचुरी में इसने लिखा था. और ये इसका एक एडिशन है, एक पब्लिश जो हुआ था जिसका नाम ग्रियन है, J.G. ग्रियन है, उसमें इसने इसको ऐड किया था. बट द ऐसे इज़ मच मोर देन अ मियर रिव्यू. लेकिन ये सिर्फ एक ऐसे ही नहीं है. इट इज़ अ क्रिटिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मच वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस. बल्कि ये एक बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है. इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द मॉडर्न एज. और मॉडर्न एज के जितने भी क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अहमियत इसको मिली है. इट हैज़ ब्रॉट अबाउट अ रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट in these poets who had been neglected for a considerable time. इस डॉक्यूमेंट की वजह से या इस क्रिटिसिज्म की वजह से वो क्रिटिक्स या वो राइटर्स जिनको जो कि बहुत ग्रेट राइटर थे लेकिन उनको इग्नोर किया जाता था या उनको उनकी अहमियत नहीं थी दी जाती, वो T.S. Eliot ने उनकी अहमियत को जो था उजागर किया था. Eliot has thrown new light on the metaphysical poets and shown that they are neither quaint nor fantastic but great mature poets. अब जो है उनके बारे में T.S. Eliot कहता है कि ये तो ना तो क्वेंट यानी कि ना तो मर गए हैं, यानी जिनका काम जो हो दिखाने के काबिल ना हो, ना फंटेस्टिक, ना ही क्योंकि ऐसे पोइट्स हैं जो कि बहुत ही आला किस्म के हों, बल्कि कहता है कि ये तो ग्रेट और मेच्योर पोइट्स हैं. दे डू नॉट रिप्रेजेंट अ डिग्रेशन फ्राम मेन स्ट्रीम ऑफ इंग्लिश पोइट्री बट आर रेदर कंटिन्यूशन ऑफ इट. तो उसने जो है इंग्लिश पोइट्री में इनका क्या रोल रहा है उसको बहुत अच्छे से बयान किया है. इट इज़ इन दिस ऐसे दैट Eliot हैज़ यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द फ्रेजेस. अब इस ऐसे में उसने कुछ फ्रेजेस यूज़ की हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. अब ये दो फ्रेजेस हैं. सेंसिबिलिटी के वर्ड से तो आपको पता चल रहा होगा कि जो आपकी सेंसेस से रिलेट कर रहा हो. Phrases which have a wide world, wide accuracy, wide currency, and which ever since have had a far-reaching impact on the literary criticism. अब ये जो दो phrases हैं या ये दो terms हैं ना, ये बहुत important है लिटरेचर में. अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है. सेंसिस से मुराद के हमारे इंसानी जिस्म की जो चीज़ें होती हैं, मतलब हमारी पोइट्री जो है ना, वो T.S. Eliot कहता है कि दो चीज़ों का मजमूआ है. एक तो होता है कि हार्ट और दूसरा होता है आपका ब्रेन, मतलब थॉट्स और फीलिंग्स का मजमूआ है. तो ऐसी पोइट्री जो कि जिसमें पोइट्स जो होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो अपनी थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को मिंगल कर लेते हैं, मिक्सअप कर लेते हैं, तो यूनिफाई कर लेते हैं, उसे तो कहते हैं यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. और ऐसी पोइट्री जिसमें थॉट्स को और फीलिंग्स को, मतलब आपके माइंड को और आपके हार्ट को अलहदा रखा जाता है. पोइट जो है अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को और अपनी आइडियाज़ को मिक्सअप नहीं होने देता, उसे कहते हैं डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी. आगे देखिए. Eliot examines one by one with suitable illustrations the characteristics which are generally considered metaphysical. अब उसने जो है बहुत सी मिसालों के ज़रिए हमें मेटाफिज़िकल की अहमियत को या उसकी खसूसियात को समझाने की कोशिश की है. फर्स्ट सीरीज द एलेबोरेशन ऑफ अ सिमिली टू फॉरदेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट टू बी मेट विद फ्रिक्वेंटली इन द पोइट्री ऑफ डन एंड कॉले.
अब क्या है कि जॉन डन की पोइट्री तो हमने पढ़ी है, कॉले की पोइट्री को हमने नहीं पढ़ा। जॉन डन के बारे में तो हम काफ़ी जानते हैं कि उसने अपनी पोइट्रीज में बहुत सी सिमिलीज का यूज़ किया था। सेकेंडली देर इज़ द डिवाइस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन इमेज बाय रैपिड एसोसिएशन ऑफ थॉट रिक्वायरिंग कंसिडरेबल एगिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द रीडर, दैट इज़ अ टेक्निक टू कंप्रेशन। कि जो है ना जॉन डन जो है अपनी थॉट्स को और अपने आइडियाज़ को मिक्सअप कर देते हैं, मतलब यूनिफाई कर देते हैं। थर्डली द मेटाफिजिकल प्रोड्यूस देयर इफेक्ट्स बाय सडन कॉन्ट्रास्ट। और मेटाफिजिकल पॉइंट्स जो होते हैं ना वो अचानक से कुछ भी चीज़ को जो है ना कंट्रास्ट कर देते हैं, या किसी का जो है ना कंपेयर करते हैं, या फिर उनके कुछ चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। दस इन द लाइन अ ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर अबाउट द बोन, द मोस्ट पावरफुल इफेक्ट इज प्रोड्यूस सडन कंट्रास्ट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ ब्राइट हेयर एंड बोन। के वो उसमें इस लाइन्स में ब्राइट हेयर को और बोन का जो है कंट्रास्ट कर रहा है, उसका मुवाजना कर रहा है। बट सच टेलीस्कोपिंग इमेजेस एंड कंट्रास्ट एसोसिएशन आर नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट्री ऑफ डन वन। तो वो कहते हैं कि ऐसी जो खसूसियात है ना वो सिर्फ जॉन डन की पोइट्री में ही नहीं पाई जाती। इट ऑल्सो करेक्टराइजेज एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट लाइक शेक्सपियर, वेबस्टर, टेन्योर एंड मिडलटन। वो कहता है कि इसको सिर्फ जॉन डन जैसे मेटाफिजिकल पोइट्स ने यूज़ नहीं किया, बहुत से ड्रामाटिस्ट भी ऐसी चीज़ों को, ऐसे कॉन्ट्रास्ट को, ऐसे सिमिलीज को और ऐसी इमेजेस को यूज़ कर चुके हैं। दिस सुजेस्ट दैट डन, कॉले एंड अदर बिलोंग टू द एलिजाबेथन ट्रेडिशन एंड नॉट टू एनी स्कूल। अब ये जो है ना जॉन डन और कोले जो हैं, जो कि मेटाफिजिकल पोइट कहलाते हैं, ये एलिजाबेथन ट्रेडिशन से भी बिलोंग नहीं करते, ना किसी स्कूल से बिलोंग करते हैं, मतलब ना इनका कोई प्रॉपर ग्रुप है या टीम है। द डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डन्स पोइट्री आर आल्सो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेट एलिजाबेथन। अब क्या है कि जॉन डन ने अपनी पोइट्री में जो जो स्कीम्स या जो जो स्किल्स या जो जो टेक्निक्स यूज़ की थी वो एलिजाबेथन दौर में भी इस्तेमाल की जाती रही हैं। इलिट देन टेक्स अप डॉक्टर जॉनसन्स फेमस डेफिनेशन। अब ये जो है डॉक्टर जॉनसन्स भी एक क्रिटिक हैं। अब ये मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में क्या कहते हैं, इन विच द ग्रेटर डॉक्टर हैज़ ट्राई टू डिफाइन द पोइट्री बाय इट्स फॉल्ट। अब ये जो डॉक्टर जॉनसन है ना, इनको सैमुअल जॉनसन भी कहा जाता है, ये जो थे ना मेटाफिजिकल पोइट्री के ख़िलाफ़ थे। इन्होंने इसमें बहुत से फॉल्ट्स, बहुत से जो थे ड्रॉबैक्स बताए। डॉक्टर जॉनसन इन हिज लाइफ ऑफ कॉले पॉइंट्स डैट इन मेटाफिजिकल पोइट्री द मोस्ट हेट्रोजेनरस आइडियाज़ और जोक्ड बाय वायलेंस टुगेदर। अब वो डॉक्टर जॉनसन कहता है कि मेटाफिजिकल पोइट्री में क्या होता है कि यानी जो अननेसेसरी आइडियाज़ या फिर गलत आइडियाज़ जो होते हैं ना उनको मिक्सअप कर दिया जाता है और वायलेंस क्रिएट होती है। बट इलिट सेज डैट टू ब्रिंग टुगेदर हेट्रो genius ideas and compelling them into unity by the operation of the poet's mind is यूनिवर्सल इन पोइट्री। लेकिन टी.एस. इलियट इस बात का डिफेंड करता है, उसके इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करता है कि यानी ये चीज़ जो है ना ये पोइट के माइंड की यूनिवर्सलिटी को जो है उसकी पोइट्री को एलेबोरेट करने के लिए यूज़ होती है। सच यूनिटी इज़ प्रेजेंट। ये पैराग्राफ हम यहीं तक करेंगे, यूनिवर्सल इन पोइट्री तक। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएँ। Eliot shows that Donne and other poets of 17th century were the direct and normal डेवलपमेंट ऑफ प्रेसिडेंट एज। अब ज़्यादातर जो पोइट्स हैं ना, ये डन के स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, DONNE डन लिखने आपने। तो ये ज़्यादातर इनका ताल्लुक जो है ना मेटाफिजिकल पोइट्स का 17वीं सदी से, एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच वाज समथिंग वैल्यूएबल एंड सब्सिक्वेंटली डिसअपीयर्ड। लेकिन क्या था कि इनको इतना लोगों ने एडमायर नहीं किया, इनकी प्रेज नहीं की, इनको इग्नोर किया गया। डॉक्टर जॉनसन हैज़ राइटली पॉइंटेड दैट दिस पोइट्स फॉर एनालिटिक। वो कहता है कि ये पोइट जो थे ना एनालिटिक थे, हर चीज़ का मुवाजना करते थे। दे वर डिवोटेड टू मच एनालिसिस एंड डिसेक्शन ऑफ पर्टिकुलर इमोशनल सिचुएशन। वो कहते हैं ये अपने एनालिसिस में इतना ज़्यादा घुस जाते थे, ये इतना ज़्यादा डिवोट हो जाते थे, इतना वक्फ कर देते थे खुद को कि ये जो पर्टिकुलर इमोशंस या सिचुएशंस होती है ना वो बयान करने में नाकाम रहते थे। बट डॉक्टर जॉनसन हैज़ फेल्ड टू सी दैट दे कुड आल्सो यूनाइट इनटू न्यू होल्स द कॉन्सेप्ट्स दे हैड एनालाइज। लेकिन डॉक्टर जॉनसन उसके वो असल कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिए थे वो उनका एनालाइज करने में, उनको देखने में नाकाम रहा। इलियट शोज दैट देयर स्पेशल वर्च्यू वाज द फ्यूजन ऑफ हेटेरोजेनियस मटेरियल इनटू अ न्यू यूनिटी आफ्टर डिसोसिएशन। टी.एस. इलियट कहता है कि ये पोइट्स जो थे ना ये बहुत अजीम लोग थे। इन्होंने अब हम ये इनकी थे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे ना इन्होंने पोइट्री जो थी ना बिल्कुल अपनी फ्री हैंड होकर लिखी थी। इनको नहीं पता था कि ये मेटाफिजिकल पोइट्री लिख रहे हैं, मतलब इनकी डेथ के बाद जो था इनको मेटाफिजिकल पोइट्स का जो है वो दर्जा दिया गया था। कि ये वो कहते हैं कि उसने जो उनकी जो पोइट्री है ना वो हेट्रोजेनियस कहते हैं कि मतलब मुखालिफ जिन्स को जो है मुख्तलिफ जिन्सों के मुखालिफ जिन्स मतलब उनको है उनका फ्यूजन कर देती है आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मैंने आपको पहले बताया है कि यानी माइंड और हार्ट का जो है
कनेक्शन ख़त्म हो जाना, थॉट्स को और फीलिंग को अलहदा कर देना। इन अदर वर्ड्स मेटाफिजिकल पोइट्री इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर पोइट्री बाय यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। कि मेटाफिजिकल पोइट्री जो है वो दूसरी पोइट्री से डिफरेंट होती है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी की वजह से, एंड सब्सिक्वेंटली डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ओवर टुक इंग्लिश पोइट्री एंड दिस वाज फॉर्चुनेट। और ये था कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाली जो टर्म थी वो ज़्यादा इंग्लिश पोइट्री में पॉपुलर रही। द ग्रेट एलिजाबेथन एंड अर्ली जैकोबियंस हैड अ डेवलप्ड यूनिफाइड सेंसिबिलिटी विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन देयर पोइट्री। अब एलिजाबेथन एज के जो पोइट्स थे और जैकोबियन एज के जो पोइट थे उन्होंने यूनिफाइड सेंसिबिलिटी वाली टेक्निक को यूज़ किया। बाय सेंसिबिलिटी द इलियड डज नॉट मियरली मीन फीलिंग और द कैपेसिटी टू रिसीव सेंस इंप्रेशन। अब यहाँ पे सेंसिबिलिटी का मतलब इलियड का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि यानी किसी फीलिंग को या किसी चीज़ को महसूस करना। ही मीन्स मच मोर दैन डैट, वो कुछ और बताना चाहता है। बाय सेंसिबिलिटी ही मीन्स अ सिंथेटिक फैकल्टी, अ फैकल्टी विच कैन amalgamate by and unite thought and feeling। सेंसिबिलिटी का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज़ या ऐसा एहसास या ऐसी अंडरस्टैंडिंग जो कि थॉट्स को और फीलिंग्स को इकट्ठा कर दे, विच कैन फ्यूज़ इनटू अ सिंगल होल, कि यानी उसकी थॉट्स और आइडियाज़ मिलके एक हो जाएं, एंड वेरिड एंड डिस्परेट ऑफन अपोजिट एंड कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सपीरियंसेस। जैसा कि होता है ना, हम अगर कुछ सोच रहे हो कि हमारा दिल कुछ और कह रहा होता है और हमारा माइंड कुछ और कह रहा होता है, लेकिन हम फैसला क्या करते हैं कि जब दोनों का फ्यूजन होता है, कहते हैं कि थॉट्स और फीलिंग्स जो हैं वो मिलके एक हो जाएं, कि उसके जितने भी तजाद या जितनी भी मुखालफत है वो ख़त्म हो जाए। द एलिजाबेथन हैड सच अ सेंसिबिलिटी, और एलिजाबेथन जो पोइट्री थी ना उनमें ऐसी सेंसिबिलिटी पाई जाती थी। दे वर वाइडली रेड, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। दे थॉट ऑन व्हाट दे रेड, और वो जो पढ़ते थे उस पर सोच विचार करते थे। एंड देयर थिंकिंग एंड लर्निंग मॉडिफाइड देयर मोड ऑफ फीलिंग। यही वजह थी कि उनके सोचें और उन्होंने जो सीखा था, जो लर्न किया था, उससे उनकी फीलिंग्स का अंदाज़ा लगाया जाता था। इलियट गिव्स concrete illustration to show that unification of sensibility, such fusion of thought and feeling is to be found in the poetry of Donne and other metaphysical poets। अब यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी को वो मिसाल के ज़रिए समझाने की कोशिश कर रहा है कि जॉन डन और दूसरे मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे वो किस तरह से इसको यूज़ करते थे। बट इट इज़ लैकिंग इन द पोइट्री ऑफ टेनिजन, ब्राउनिंग एंड रोमांटिक पोइट्स। लेकिन जो रोमांटिक पोइट्स हैं ना, तो उनमें जो है इस चीज़ की कमी होती है, वो उनमें यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी या डिसोसिएशन सेंसिबिलिटी नहीं होती। आफ्टर डन एंड हर्बर्ट अ चेंज केम ओवर इंग्लिश पोइट्री। अब डन के और हर्बर्ट की डेथ के बाद या उनकी पोइट्री के बाद इंग्लिश पोइट्री में बहुत तब्दीली आई। द पोइट्स लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ यूनाइटिंग थॉट एंड फीलिंग। के जो शायर थे ना, उन्होंने अपनी फीलिंग्स और थॉट की जो इकट्ठा करने की कैपेसिटी थी या काबिलियत थी उसको खो दिया। द यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी वॉज लॉस्ट एंड डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी सेट इन। कि यानी थॉट्स और फीलिंग्स जो इकट्ठा होती थी पोइट के माइंड में, वो चीज़ ख़त्म हो गई, और डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी मतलब थॉट्स और फीलिंग अलग-अलग हो गई। आफ्टर दैट द पोइट्स कैन आइदर थिंक और दे कैन फील। यानी फिर उसके बाद के जो पोइट्स थे ना, वो या तो सोच सकते थे या फिर महसूस कर सकते थे, मतलब वो दोनों चीज़ें एट अ टाइम नहीं कर सकते थे। देयर आर आइदर इंटेलेक्चुअल पोइट्स हु कैन ओनली थिंक, मतलब कुछ बहुत ही समझदार लोग थे जो जिनका काम सिर्फ सोचना था। और देयर आर पोइट्स हु कैन ओनली फील, या फिर ऐसे पोइट्स थे जो सिर्फ महसूस कर सकते थे। द पोइट्स ऑफ 18th सेंचुरी वर इंटेलेक्चुअल्स, दे थॉट बट डिड नॉट फील। के 18वीं सदी के जो शायर थे वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल थे, समझदार थे, समझबूझ से काम लेते थे, उनमें फीलिंग्स नहीं थी। द रोमांटिक्स ऑफ 19th सेंचुरी फेल्ट बट डिड नॉट थिंक। लेकिन 19वीं सदी के जो रोमांटिक्स पोइट्स थे जैसा कि जॉन कीट्स हैं, वो सिर्फ महसूस करते थे, सोचते नहीं थे। टेनिसन एंड ब्राउनिंग कैन मेयरली रिफ्लेक्ट और रूमिनेट मेडिटेट पोइटिकली ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। यानी ये टेनिसन और ब्राउनिंग जैसे पोइट्स हैं ना, इनमें मेडिटेशन की पावर जो थी वो बहुत कम थी, बट कैन नॉट एक्सप्रेस इट पोइटिकली। लेकिन वो अपनी सोचों को पोइट्री में बयान नहीं कर सकते थे। इलियट सेज टेनिसन एंड ब्राउनिंग आर पोइट्स, they think and they do not feel their thoughts as immediately as a order of a rose। कि यानी ये जो सोचते थे या जो महसूस करते थे ना, उनको बयान करने का अंदाज़ इनको नहीं था आता। थॉट और टू डन वॉज एन एक्सपीरियंस, इट मॉडिफाइड हिज सेंसिबिलिटी। लेकिन जो जॉन डन की पोइट्री है ना, वो उसने अपनी थॉट्स को या अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से बयान किया है। When a poet's mind is perfectly equipped for its work, it constantly amalgamating
एमलगेमेटिंग डिस्परेट एक्सपीरियंस, यानी एक पोइट का जो माइंड जब होता है ना, जब वो काम करने बैठता है ना, तो वो अपने वर्क के लिए उसको वक्फ कर देते। द ऑर्डिनरी मैंस एक्सपीरियंस इज चौटिक, इरेगुलर एंड फ्रेगमेंटरी। लेकिन आजकल के मॉडर्न पोइट्स क्या हैं कि उनका तजर्बा इतना नहीं होता, या वो जो भी वर्क लिखते हैं ना वो इरेगुलर होता है, या उसमें डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, बहुत से फॉल्ट्स पाए जाते हैं। द लेटर फॉल्स इन लव और रीड स्पिनोजा एंड दीज टू एक्सपीरियंसेस, ये लाइन स्किप कर दें यहाँ से। आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। इलेट देन प्रोसीड्स टू एग्जामिन द क्लोज सिमिलरिटी बिटवीन द एज ऑफ डन एंड द मॉडर्न एज। फिर वो जॉन डन की एज का और मॉडर्न एज का कंपैरिजन करता है, एंड कंसिक्वेंट सिमिलरिटी बिटवीन द सेंसिबिलिटी ऑफ मेटाफिजिकल एंड मॉडर्न पोइट्स। और क्या है कि वो बताता है कि मेटाफिजिकल पोइट्री में और जो है मॉडर्न पोइट्री में क्या क्या फ़र्क और क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं। अब देखें ना, जॉन डन ने जो अब हमने उसकी पोइम्स पढ़ी थी, हमने उसकी लव पोइम्स भी पढ़ी हैं, डिवाइन पोइम्स भी पढ़ी हैं। जब हमने उसकी लव पोइम पढ़ी थी तो आपको उसकी वेडिक्शन पोइम याद होगी। तो उसमें वो कहता है, वो अपने लव को जो है ना कंपस से उसने जो था वो कंपेयर किया था। कंपस से मतलब वो कंपस जो होता है, जैसे वो ज्योमेट्री बॉक्स में हम मैथ में यूज़ किया करते थे ना, उसकी 2 लेग्स होती हैं। तो वो कहता है कि ये जो एक जो है ना, वो इसकी जो 2 लेग्स है ना, एक जो है एक लेग मैं हूँ और दूसरी जो लेग है ना वो मेरी बिलव्ड है। इसी तरह से हमने एक उसकी फ्ली पोएम पढ़ी थी। फ्लीम जो होता है वो पिस्सू को कहते हैं, कीड़ा होता है जो कि खून चूसता है। तो वो कहता है कि यानी खून जो है ना वो इसने ऐसा चूसा कि इसके जिस्म में हमारा खून जो है इस तरह से इकट्ठा हो गया जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दरमियान तुम्हारा और मेरा जिस्म इकट्ठा हो जाता है। The metaphysical are difficult and the poet in the modern age is also bound to be difficult। कि metaphysical poet जो है ना वो बहुत मुश्किल होते हैं उनको समझना, और मॉडर्न एज में ऐसे पोइट जो है नहीं पाए जाते हैं। द मॉडर्न पोइट आल्सो यूजेस कंसीट्स एंड मेथड्स वेरी मच सिमिलर टू दोज ऑफ मेटाफिजिकल। के आजकल के जो पोइट्स मॉडर्न पोइट्स हैं ना, वो मेटाफिजिकल पोइट्स वाले कंसीट्स को या मेथड्स को या टेक्निक्स को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। हु आल्सो लिव्ड इन कम्प्लेक्स एंड रैपिडली चेंजिंग टाइम्स, जो कि वक्त के साथ साथ बदलते जा रहे हैं और कम्प्लेक्स और ग्रो करते जा रहे हैं। लाइक them the modern poet also transmutes ideas into sensation एंड ट्रांसफॉर्म्स फीलिंग इनटू थॉट्स और स्टेट्स ऑफ माइंड। के मॉडर्न पोइट्स भी उनकी तरह मेटाफिजिकल पोइट्स की तरह जो हैं आइडियाज़ को फीलिंग्स में और फीलिंग्स को आइडियाज़ में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी रहते हैं। टू कंक्लूड वी कैन से डैट डन एंड अदर मेटाफिजिकल और इन द डायरेक्ट करंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री एंड द मॉडर्न पोइट्स आर देयर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स। अब क्या है कि जॉन डन और जो दूसरे मेटाफिजिकल पोइट गुजरे हैं ना, वो इंग्लिश पोइट्री का बहुत ही कीमती असासा हैं, और उसके जो मॉडर्न पोइट्स हैं ना वो उनके फॉलोअर हैं। दिस करंट फ्लोज डायरेक्ट फ्राम एलिजाबेथन एज राइटली अप टू द मॉडर्न एज। और ये जो फ्लो है ना मेटाफिजिकल पोइट्री का एलिजाबेथ एज से मॉडर्न एज तक जो है वो चलता आ रहा है। ओनली एंड अनफॉर्चुनेटली दिस कॉन्टीन्यूटी वॉज ब्रोकन फॉर सम टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिल्टन एंड ड्राइडन हु वॉज ग्रेट मास्टर ऑफ लैंग्वेज बट नॉट ऑफ द सोल। यानी ये जो कॉन्टीन्यूटी थी ना, ये जो तसलसल था ना मेटाफिजिकल पोइट्री का, ये कुछ अरसे के लिए रुक गया था या टूट गया था मिल्टन और ड्राइडन जैसे पोइट की वजह से, जो कि लैंग्वेज के तो मास्टर हैं लेकिन सोल के नहीं, रूह के नहीं। द पोइट हैज़ डिफरेंट फैकल्टीज़ एंड सेंसिबिलिटीज़। के पोइट जो होते हैं ना उनमें बहुत सी खसूसियात पाई जाती हैं, बहुत से एहसास पाए जाते हैं। ही मस्ट अचीव अ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। और एक पोइट को जो है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी मतलब अपने थॉट को और अपनी फीलिंग को इकट्ठा करने का हुनर होना चाहिए। एंड मस्ट एक्सप्रेस दिस यूनिफाइड सेंसिबिलिटी इन हिज पोइट्री। और ताकि उसकी ये जो यूनिफाइड सेंसिबिलिटी है उसकी पोइट्री में नज़र आए। ओनली सच अ पोइट्री वुड बी कंप्लीट। यानी पोइट्री तभी कंप्लीट होती है जब उसमें फीलिंग्स भी हों और थॉट्स भी हों, बट इट वुड बी कम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट। लेकिन ये बहुत कम्प्लेक्स और मुश्किल हो जाती है। द मेटाफिजिकल्स एज वेल एज द मॉडर्न्स हैव दिस कम्प्लेक्सिटी एंड ऑल्सो दिस कम्प्लीटनेस एंड मेच्योरिटी। और मेटाफिजिकल पोइट्स और मॉडर्न पोइट्स जो है इस कम्प्लेक्सिटी को समझते हैं और वो अपनी पोइट्री में इसको यूज़ करते हैं। इसी वजह से उनकी पोइट्री जो है कंप्लीट होल होती है। ये था हमारा इलिट्स व्यूज़ और मेटाफिजिकल पोइट्री। आई होप सो कि आपको समझ आ गया। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।